Hello students, Pranam and welcome to Rajmadhav Vidya Vihar ऑनलाइन क्लासेस। ओके, लास्ट टाइम हमने नियो क्लासिकल थियोरी के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है कि बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स कैसे होते हैं, मैनेजमेंट में क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट क्या है। हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में बिहेवियर को कैसे क्या होता है। देखो बेसिकली कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मशीनरीज आर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं चीज़ें, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ह्यूमन जो बिहेवियर है या ह्यूमन जो रिलेशनशिप होती है उसके बगैर कोई भी बिजनेस चल सकता है? नहीं। सो रिलेशनशिप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस और मैनेजमेंट। ओके, सो बिहेवियर रिलेटेड इसमें हम यही समझाना चाहते हैं, इसमें यही बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ें कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट बेसिकली है क्या? मैनेजमेंट है कि जब हम किसी और से काम कराना है हमको, तो बेसिकली ये एक आर्ट है, ठीक है। तो क्या है? टू गेटिंग वर्क किसी और से काम कराने का, ये एक आर्ट है। एज प्रोफेसर उर्विक सेड, उर्विक ने कहा है कि यू मैनेज योर मैन। अगर उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, देखो कि इफ़ यू मैनेज योर मैन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल। अगर आपका जो लॉयल पर्सन है, जिस पर आप विश्वास करते हैं, अगर आप अपने आदमी को अगर अच्छी तरीके से रखते हैं, अगर आप उसको मैनेज करते हैं, तो वो और सभी को मैनेज कर लेगा। तो उस इंसान को जो आपके लिए सच में काम करके दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए लॉयल है, या जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, आप उसको संभालो, वो सबको संभाल कर रखेगा आपके लिए, है ना। लाइकवाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन, तो जो एम्प्लॉई है या फिर वो जो पर्सन है इज़ हैविंग एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन यूनिट। जो आपके यूनिट में यानी जो आपके बिजनेस में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस पर है, उसको आपको संभाल कर रखना है। सिंस द मैनेजमेंट इज़ बीइंग डन बाय अ पर्सन, मैनेजमेंट स्टडी बिकम्स अ स्टडी ऑफ इंटर ह्यूमन रिलेशंस, है ना। मैनेजमेंट इज़ बीइंग डन बाय अ पर्सन, मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? एक इंसान के द्वारा ही तो किया जाता है, एक पर्सन ही तो मैनेजमेंट करता है। सो मैनेजमेंट स्टडी बिकम्स अ स्टडी। मैनेजमेंट स्टडी क्या हो गई? अगर वो एक पर्सन ही करता है तो मैनेजमेंट स्टडी क्या हो गई? एक ह्यूमन रिलेशंस पे ही बेस्ड होती है। मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस, है ना। ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब हर इंसान अपने बिहेवियर के अनुसार वो मैनेजमेंट करता है। उसका बिहेवियर जैसा होगा वैसा ही तो वो रिलेशन रखेगा। सो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। ओके, सो जो है मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशंस, हैंस बिहेवियर रिलेटेड थॉट। तो बिहेवियर रिलेटेड थॉट जो होते हैं वो एम्फसाइज ऑन जॉब सेटिस्फेक्शन। तो बिहेवियर जो है वो अगर जैसा होगा उसी हिसाब से काम होगा, तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, है ना। तो उसी हिसाब का ही, जिस तरीके का ह्यूमन बिहेवियर होगा उसी हिसाब का जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। उसी हिसाब से ही होगा ना जॉब सेटिस्फेक्शन, कि भाई जिस तरीके से उसका बिहेवियर होगा तो उसी हिसाब से मैनेजमेंट होगा, उसी हिसाब से मैनेजमेंट होगा तो उसी हिसाब से काम अच्छा या बुरा हो सकता है। सो उसी हिसाब से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा काम का, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ह्यूमन बिहेवियर पर। एंड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। जितना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर होगा, जितना ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा, उतना ज़्यादा अच्छा इंथुजियाज़म के साथ में वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ का जो स्टाफ है वो काम करेगा। सो लीडरशिप बेसिकली बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट लाइक इंटर ह्यूमन रिलेशंस, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में वो कहाँ से आए? कि इंटर ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, लीडरशिप, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस, डिस्पोजल एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर इंक्लूडेड इन द बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स। बिहेवियर रिलेटेड थॉट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं।
सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, एक्चुअली में ये अप्रोच साइकोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकली काम करना. इट सीम्स दैट इकोनॉमिक पैरामीटर हैज़ बीन नेग्लेक्टेड. इसमें इकोनॉमिक पैरामीटर नेग्लेक्ट किया गया है. डेवलपमेंट में क्या होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखने जाएं या अगर हम मैनेजमेंट देखने जाएं तो मैनेजमेंट में यहाँ पर जो इकोनॉमिक पैरामीटर है मेनली बेसिकली प्रॉफिट और लॉस का, उसको निगलेक्ट किया गया है. सम राइटर्स लॉजिकली से दैट ह्यूमन रिलेशंस कैन नॉट बी मेंटेन्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. और अगर ह्यूमन रिलेशंस मेंटेन करना है तो आपको प्रॉफिट और लॉस में से बाहर निकलना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी यहाँ पे मायने नहीं रखती है अगर आपको ह्यूमन रिलेशंस देखना है तो, विच इज़ द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच. यहाँ पे ये लिमिटेशंस आ जाती हैं क्योंकि हर जगह आप फिर वो नहीं, ह्यूमन रिलेशंस में आप वो चीज़ें हर जगह पे नहीं कर सकते. थॉट्स ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है? अ चेंज वॉज अकर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्री एंड बिजनेस यूनिट आफ्टर 1960. 1960 के बाद में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंडस्ट्री का जो फॉर्मेट है, इंडस्ट्रियल जो फॉर्मेट है वो काफ़ी चेंज हुआ. एज अ रिजल्ट अ नीड ऑफ स्पेशल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट वॉज अराइज. तो मैनेजमेंट में नई चीज़ों का अप्रोच आया, ज़रूरत पड़ी मतलब, ठीक है. जैसे कि मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी, है ना. जब ज़्यादा लोग काम करने लगे इंडस्ट्री में तो और ज़्यादा नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, थॉट्स की ज़रूरत पड़ी. एज मैनेजमेंट इज़ नॉट कन्फाइनिंग टू ओनली बिजनेस यूनिट, स्पेशल प्रोफेशनल क्लास ऑफ मैनेजर्स वेर इमर्ज्ड. इसमें सिर्फ मैनेजमेंट में बिजनेस यूनिट से रिलेटेड काम नहीं हुए सिर्फ, लेकिन मैनेजर्स को इमर्ज किया गया, अलग अलग थॉट वाले सब इमर्ज किया गया, जोड़ा गया उनको. वेयर एडवोकेसी इन दिस थॉट ऑफ फॉर साइकोलॉजी, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर. तो क्या इसमें इन चीज़ों को लेकर साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर को भी इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया, साथ साथ में इमर्ज किया गया. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर मेड. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी काम आई. मैनेजमेंट गुरुज. अब मैनेजमेंट गुरु कौन कौन थे? लाइक कुंस ओडोनेल, जॉर्ज आर टेरी हैव कंट्रीब्यूटेड ऑन दिस थॉट. Moreover, Peter F. Drucker and William Oruchi and C.K. Prahalad have also contributed in this thought. इन लोगों ने इस थॉट पे काफ़ी काम किया, मॉडर्न मैनेजमेंट पे. नाउ फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर. ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर इन क्लासिकल थाट्स. क्लासिकल थॉट जो हमने इससे पहले पढ़ा उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका. इन द स्टार्टिंग फेज जब ही जॉइंड एन अप्रेंटिस इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री को ज्वाइन किया इन्होंने. आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग इन वेरियस कंपनीज, अलग अलग कंपनी में काम करने के बाद ही बिकेम द मैनेजर इन बैथलेम स्टील कंपनी. एक बैथलेम स्टील कंपनी थी, वहाँ पे ये मैनेजर बने बहुत सारी कंपनियों में काम करने के बाद. ड्यूरिंग दिस पीरियड F.W. टेलर फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. टेलर ने पहली बार प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में उसके प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया एंड हेंस ही हैज़ नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. टेलर को इसी वजह से F.W. टेलर को, मतलब उन्होंने जब वो मैनेजर की पोस्ट पर आए और जब उन्होंने अलग अलग एक्सपीरियंस किए तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को उन्होंने प्रेजेंट किया और इसी वजह से वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं. इन एनी बिजनेस यूनिट, किसी भी बिजनेस यूनिट में नॉर्मली 2 क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट. एक तो ओनर और दूसरा वर्कर. 2 क्लास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं भाई. एक तो ओनर होता है, दूसरा वर्कर होता है. ओनर मीन्स मैनेजर्स.
ओनर कौन होते हैं? मैनेजर्स, जो मालिक एक्चुअली वो नहीं होते, बट ओनर उनको माना गया। हुज मेन पर्पज इज ऑप्टिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ, यानी मेनली उनका मेन पर्पस क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ या प्रॉफिट कमाना। वाइल एम्प्लॉयज़ आर इंटरेस्टेड इन हायर वेजेस और जॉब सेटिस्फेक्शन, और वर्कर्स का काम क्या होता है? उनका इंटरेस्ट किस में होता है? ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन, अच्छा से अच्छा काम करके देना। एज अ रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन मेंटेनिंग हारमोनी बिटवीन टू ग्रुप्स, तो दो ग्रुप का मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो गया, हारमोनी। तो फ्रेडरिक टेलर कहते हैं कि चैलेंज दिस ट्रेडिशनल मेथड एंड स्टार्टेड द डेवलप ऑफ न्यू मेथड, तो बड़ा मुश्किल हो जाता था मेंटेन करना तो हारमोनी को, इसकी वजह से इन्होंने नई मेथड का इन्वेंट किया। वर्कर्स वेयर आस्क्ड टू डू वर्क एज पर द ऑर्डर इन ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था कि भाई जिस तरह से ऑर्डर आए उस तरीके से काम करना, दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ थंब। यही एक रूल ऑफ थंब होता था, यही रूल होता था कि भाई जैसा ऑर्डर आए उस तरीके से फटाफट काम करो। देयर वॉज नो वॉइस ऑफ वर्कर्स, मतलब जो काम करने वाले लोग होते थे उनका तो कोई वॉइस ही नहीं होता था, वो तो कुछ बोलते ही नहीं थे, बस खाली काम करते रहते थे। ओके, डोमिनेंस ऑफ ओनर्स इंक्रीजेस, तो उसकी वजह से जो ओनर्स थे उनका डोमिनेंस, उनका जो है वो काफ़ी प्रेशराइज करने लगे लोगों को, और वो ज़्यादा उनका दबाव ज़्यादा रहता था, डोमिनेटिंग होते थे कह सकते हो। दिस टाइम टेलर प्रेजेंटेड न्यू कॉन्सेप्ट विद साइंटिफिक अप्रोच इंस्टीड ऑफ रूल ऑफ थंब। तो रूल ऑफ थंब क्या था कि भाई वर्कर्स कुछ बोलेंगे नहीं, जैसा ऑर्डर आए फटाफट उस पर ही काम करना है। लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए विच इज़ नोन एज द साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का हम मीनिंग पढ़ेंगे और इसमें क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज़, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ अ मेंटल रिवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ फैक्ट्री। एक्चुअली बेसिकली साइंटिफिक जो मैनेजमेंट था वो वर्कर्स के लिए लेकर आए थे कि वर्कर्स जो थे जो है वो जो ये मेंटल रिवोल्यूशन है, मतलब रिवोल्यूशन है, ये एक तरीके का बदलाव है पर्टिकुलर यूनिट फैक्ट्री में एम्प्लॉयज़ के लिए बदलाव लेकर आया। इट इज़ टोटली मेंटल रिवोल्यूशन टुवर्ड्स द टास्क, ड्यूटीज़, कलीग्स एंड ओनर्स, ये सभी के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के रूप में सभी के लिए एक मेंटल रिवोल्यूशन था। नाउ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि टेलर डिफाइंड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, एग्जैक्टली उस तरीके से समझना और जानना कि आप जो भी करवाना चाहते हैं और वो आदमी जो भी करना चाहता है, व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हो, योर मैन टू डू, एंड देन सी टू इट that they do it in the best and cheapest way। आप उसको समझो पहले कि आप क्या चाहते हो, फिर अपने आदमी को समझाओ, मतलब अपने वर्कर को समझाओ कि वो कैसे करना चाहता है, और वो इंसान फिर उसको अच्छा और सस्ते तरीके में बेस्ट काम करके दे। मेनली साइंटिफिक मैनेजमेंट यही है। सिंस फ्रेडरिक टेलर हिमसेल्फ वॉज एन इंजीनियर, क्योंकि वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, ही फाउंड दैट टिल वर्कर्स विल नॉट गेट हायर एंड मोटिवेटेड वेजेस रेट, मतलब वो ये देखते थे कि वर्कर्स को तो कुछ मतलब किसी तरीके का कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं था, है ना, तो उनको बहुत मोटिवेशन नहीं मिलता था। दे विल नॉट वर्क एफिशिएंटली, और इसी वजह से वो एफिशिएंटली काम नहीं करते थे, बस ठीक है कर दिया, ऐसे ही काम हो रहा था। विदाउट गेटिंग वर्क डन इज ट्रेडिशनल वे, लेकिन इस ट्रेडिशनल वे में काम करने के बजाय दे गेट हायर प्रोडक्टिविटी, अगर वो उसके बदले साइंटिफिक मेथड से काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो। साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड टू हैव लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसकी वजह से क्या होगा, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। एज मैनेजर्स डू नॉट लोअर वेज रेट एंड एम्प्लॉयज़ में नॉट वर्क, ही सजेस्टेड अडॉप्टिंग साइंटिफिक अप्रोच, और इसी वजह से उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच को ज़्यादा मायने दिया।
As a challenge to traditional approach, he presented scientific management as a revolutionary thought, where below stated matters were considered. First, each worker should be assigned work as per his mental and physical ability. मतलब हर इंसान उतना ही काम करे जितना उसको मेंटल और फिजिकल वो एबिलिटी रखता है. कोई इंसान है वो 10 से 12 घंटे काम कर सकता है. कई बच्चे होते हैं, अगर हम आपकी पढ़ाई के रिलेटेड ही बात करें तो कई लोग हैं 12-12 घंटे पढ़ते हैं कंटिन्यूसली. कई लोग हैं वो 5 घंटे में इनफ हो जाता है, उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है. कई लोग हैं 2 घंटे ही पढ़ लेते हैं तो लगता है कि आज तो पूरी दुनिया जीत ली है. तो मतलब सभी की अलग अलग एबिलिटी होती है ना, तो अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी के हिसाब से ही उनको काम करना चाहिए हर वर्कर को. सेकेंड नंबर, ईच वर्कर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म मैक्सिमम वर्क एज पर द कैटेगरी. जैसी कैटेगरी के हिसाब से हर एक वर्कर को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि वो अपना बेस्ट दे. और थर्ड, ईच वर्कर डूइंग एफिशिएंट वर्क रैपिडली शुड बी पेड मोर. और जितना ज़्यादा अच्छा वो काम करे उतना ज़्यादा उसको अच्छी तरीके से पे किया जाए, मोर देन 30 to 100%. नाउ अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक आप लोग इसकी डेफिनेशन तैयार करिए. तब तक के लिए प्रणाम.